हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निबंध कैसे लिखे, ठीक है ना। निबंध कैसे लिखे, वो भी निबंध लिखने की बताएंगे ट्रिक, या कि आप ट्रिक से कैसे निबंध को लिख पाएंगे, क्योंकि आप जानती हो कि निबंध जो होता है 2 से ढाई पेज का होता है और 2-2.5 पेज आप याद करने जाओगे तो आपसे याद होगा नहीं। और वो भी 1-2 निबंध एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आपके कम से कम मतलब कि 8 निबंध या 7 निबंध याद करोगे तब जाकर उसमें से 1-2 एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में। और 10th में हो या फिर 12th में, दोनों में अगर 7-8 निबंध याद करोगे तब जाकर 1 से 2 निबंध लड़ेंगे। तो आज की वीडियो में यही बताएंगे कि आप निबंध को ट्रिक के साथ कैसे याद करोगे। आज की वीडियो में जो ट्रिक बताने वाला हूं उस ट्रिक से आप बहुत आसान तरीके से निबंध याद करने वाले हो। क्योंकि देखिए, निबंध रटने वाली चीज नहीं होती है, निबंध जो होती है समझने वाली चीज होती है। और अपने जो भी थॉट्स होते हैं, यानी कि अपने जो भी विचार होते हैं, उसको निबंध में लिखा जाता है। और यही बहुत सारे लड़कों को समझ में नहीं आता है। और ये पुराने तरीके से, जैसे पहले के लड़के रट रट कर सारी चीजें याद करते थे, लिखते थे एग्जाम में जाकर, सेम वही तरीका अपनाते हैं। लेकिन आज के डेट में जो बोर्ड एग्जाम का रूल आ गया है, जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न आ गया है, बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर बैठेंगे, कॉपी चेक करते हैं, वो देखते हैं कि ये लड़का अपने दिमाग से कितना लिखा है। रट कर तो बहुत सारे रट कर, मान लीजिए कि आपसे कमजोर बच्चा भी होगा पढ़ने में और वो भी रट कर चला जाएगा और वो भी लिख देगा, और आप टॉपर हैं तो आप भी सेम वही चीज कैसे लिखोगे, अपने दिमाग से कैसे लिखोगे, वही एग्जामिनर देखते हैं। रटने का तो कोई भी एक 5 क्लास में पढ़ने वाला लड़का भी 10 क्लास का जो भी सब्जेक्ट होगा उसको रट कर सेम टू सेम एग्जाम में लिखाएगा, तो क्या उसके भी उतने मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर जो होते हैं देखते हैं कि ये बच्चा रट कर लिखा है या फिर अपने थॉट्स लिखा है। अगर अपने थॉट्स लिखा है तो उसको फुल नंबर देते हैं, और रट कर लिखेगा तो 1 नंबर उसके कम कर दिए जाते हैं। तो यही चीज आपको समझना है कि कैसे निबंध लिखना है ट्रिक के साथ। और अपने थॉट्स अगर आप लिखोगे तो आपके 1 भी नंबर नहीं कटेंगे और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले निबंध की शुरुआत कैसे की जाती है वो हम बताते हैं। देखिए, निबंध जो होता है, निबंध की शुरुआत कैसे करनी है वो चीज सबसे पहले आपके निबंध में जो होता है वो होता है सबसे पहला रूपरेखा। सबसे पहला वर्ड्स यही होता है, जो भी आप निबंध देखोगे उसमें सबसे पहला वर्ड्स आपका आता है रूपरेखा। अब भाई साहब समझ लीजिए कि रूपरेखा क्या होता है, रूपरेखा में क्या लिखा जाता है। तो देखिए, जैसे कि मकान बनाया जाता है, जैसे एक बड़ा सा घर बनाया जाता है, तो घर बनाने के लिए क्या करना होता है? घर बनाने के लिए सबसे पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि हाँ भाई साहब, ये जो किचन है यहाँ पर रहेगा, गेस्ट रूम यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर जो है मतलब बेडरूम रहेगा, यहाँ पर खाना खाने वाला रहेगा। तो ये सारी चीजें उसमें तैयार की जाती है, उसमें बनाकर अच्छे से ढंग से लिखी जाती है। देन उसके बाद आपका घर तैयार होता है। सेम उसी प्रकार से अगर आपको निबंध लिखना है तो निबंध में जितनी सारी चीजें आप लिखने वाले हो उन सारी चीजों को इस रूपरेखा में ऐड करना होता है। जैसा कैसे मैंने बताया कि ये घर तैयार करने के लिए जो जो चीजें जहां जहां होती है उस चीज को वहां पर दर्शाया जाता है। तो सेम वही प्रोसेस है जो भी मतलब निबंध में आप लिखोगे, एज ये मतलब कि ये एज अ नक्शा समझ लीजिए, ठीक है ना। जो भी चीज आप निबंध में लिखोगे सभी पॉइंट्स को एक एक करके, जैसे यहाँ पर 1 लिखकर, और ये जो मतलब जो भी पॉइंट्स यहाँ पर आप लिखोगे तो लिखोगे, फिर यहाँ पर 2 लिखकर जो भी पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर किसमें आपको रूपरेखा में लिखना है। अब ये तो रूपरेखा आपको समझ में आ गई। अभी मैं लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। इन पॉइंट्स को नोट करते चलना, और लिखने की तो आराम की बात है, बहुत आसान तरीके से आप लिख ले जाओगे। अब पॉइंट्स आपने नोट कर लिया। अब पॉइंट नोट करने के बाद देखिए अब क्या करना है। अब ये करना है कि जैसे हमने पॉइंट नोट कर लिया कि 1 नंबर में हम जो लिखेंगे निबंध में क्या लिखेंगे, 2 नंबर में क्या लिखेंगे, लेकिन इसमें भी एक मेन होता है। मेन क्या होता है? 1 नंबर में वही चीज लिखोगे जो मैं बताऊंगा, वही चीज लिखना है, दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है। अगर दूसरा लिख कर चले आओगे तो नंबर काटे जा सकते हैं। पहले नंबर में और सबसे लास्टवें नंबर में जो चीज बताऊंगा वही चीज लिखना है। अगर उस चीज को छोड़ कर आओगे, मतलब कि उस चीज को नहीं लिख कर आओगे, उसके जगह पर दूसरी कोई चीज लिख दोगे, तो आपके 1 भी नंबर, मतलब 1 भी नंबर क्यों नहीं, नंबर दिए जाएंगे लेकिन आधे दिए जाएंगे। अब समझिए क्या वो चीज लिखना है। सबसे पहले में आपको क्या लिखना है, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ क्या दिक्कत है, ठीक है ना, यहीं पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले में आपको हमेशा, तो देखिए आपको 1 नंबर में क्या लिखना है, 1 नंबर में यही हेडिंग बनाना है जो मैं बता रहा हूं। 1 नंबर में आपको क्या लिखना है? प्रस्तावना, ठीक है ना, प्रस्तावना।
इसी चीज को लिखना है। आप चाहे जो सा भी निबंध लिख रहे हो, 1 नंबर में सबसे पहला हेडिंग क्या रहेगा, आपका प्रस्तावना रहेगा। देखिए अगर इस वीडियो को आप छोड़कर जाते हो तो आप 7 से 9 नंबर, यानी कि 7 नंबर क्लास 10th में हो तो और 9 नंबर क्लास 12th में हो तो आपको इतने नंबर आपको पाना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। सबसे पहला आपको लिखना है प्रस्तावना, उसके बाद यहाँ पर बीच में मध्य भाग आएगा तो उसमें आप जो भी लिखोगे, यानी कि बीच में भी पार्ट्स आपके आते हैं, उसमें क्या लिखना है आपको बताऊंगा, जस्ट बताऊंगा। बीच में जो भी 4 5 6 मतलब 2 3 4 5 6 करके जो भी जितने भी हेडिंग लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट में एक मतलब कि मान लीजिए कि 7वां नंबर पर ही आ गया, मान लीजिए। अब लास्ट में क्या आता है, सबसे लास्ट में लिखा जाता है उपसंहार। उपसंहार मान लीजिए कि ऐसे करके आपने यहाँ पर दूसरा नंबर हेडिंग बना दिया, फिर यहाँ पर तीसरा नंबर हेडिंग बना दिया, फिर यहाँ पर चौथा नंबर हेडिंग बना दिया, पांचवा, छठा, सातवां, सातवां तो यहाँ पर है, ठीक है ना। 6 हेडिंग यहाँ पर आपने बना दिया इस प्रकार से। अब ये 6 हेडिंग के बाद 7वां सबसे लास्ट में जो आपको लिखना होगा उसमें यहाँ पर आप लिखोगे उपसंहार। अब आप बोलोगे कि ये तो हमको आप बता दिए, लेकिन ये मतलब क्या है, प्रस्तावना आखिर क्या है, उसके बाद उपसंहार क्या है, इसका मतलब आप बताइए, ठीक ना। तो ये आप पूछोगे। तो देखिए प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। प्रस्तावना जो होता है इसका मतलब होता है निबंध का इंट्रोडक्शन। निबंध का इंट्रोडक्शन कहने का मतलब कि आप निबंध पर क्या सोच रहे हो, लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब कि आपका इंट्रोडक्शन जो होता है, आपके नाम, आपका माता पिता, आपका गांव, मतलब इस चीज को आप लिखते हो। तो सेम उसी प्रकार से निबंध का जो भी इंट्रोडक्शन होता है उस चीज को यहाँ पर लिखना होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि प्रदूषण की समस्या और समाधान पर लिख रहे हो, तो सबसे पहले शुरुआत करोगे कि हाँ प्रदूषण आखिरकार कैसे विस्तार हो रहा है, किस कारण से विस्तार हो रहा है, ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया। कि आजकल जो है औद्योगिक का विकास ज़्यादा हो रहा है, मशीनों का विकास ज़्यादा हो रहा है, इनका उपयोग ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जिस कारण यहाँ पर प्रदूषण बढ़ने का खतरा हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है ना। और मनुष्य भी औद्योगिकरण का गुलाम बन गया है, जिसके कारण मनुष्य स्वयं अपना काम नहीं कर पाता है, अपना बहुत सारा काम मशीनों की सहायता से करता है, तो जिस कारण प्रदूषण का खतरा बहुत बढ़ते जा रहा है। जैसे कैसे भाई साहब, मनुष्य को अगर 5 किलोमीटर भी जाना है, 4 किलोमीटर भी जाना है, तो वो पैदल चल के नहीं जाएगा, वो तो जाएगा कार से, बस से, या फिर मोटरसाइकिल से। तो ये चीज आपको एग्जाम में लिख देना है, इसी चीज को बोलते हैं प्रस्तावना। और हाँ, जितना आसान शब्दों में लिखोगे, जितना सरल शब्दों में लिखोगे, भर भर के नंबर मिलेंगे, ठीक। तो ये आपने प्रस्तावना लिख दिया। अब प्रस्तावना भाई साहब आपने लिख दिया ना, तो उसके बाद आपको लिखना होता है सबसे लास्ट में, मैं क्या बताया लिखना है, उपसंहार। ये तो बीच के मैं बताऊंगा कि बीच में आपको क्या लिखना है, बीच की टेंशन मत लीजिए, बीच में आपको बताऊंगा क्या लिखना है। तो अब लास्ट में लिखना होता है उपसंहार। अब उपसंहार कहने का मतलब भाई देखिए, उपसंहार कहने का मतलब इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंक्लूजन। उपसंहार कहने का मतलब कि इसको आपको अंत करना है, यानी कि यहीं पर समाप्त करना है। जैसे कहानी पूरा होता है तो उसका एक निचोड़ होता है, सेम निबंध का पूरा निचोड़ यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, प्रदूषण के बारे में आप लिख रहे हो, भाई प्रदूषण के बारे में तो आपने सारी चीजें लिख दिया कि हाँ प्रदूषण ऐसे है वैसे है, प्रदूषण को ऐसे रोका जाएगा, ऐसे फैल रहा है, सारी चीजें लिख दिया। अब इसमें निचोड़ लिखोगे कि इस प्रदूषण के लिए आप क्या कदम उठाओगे। जैसे नहीं होता है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, तो सेम उसी प्रकार से इस प्रदूषण के रोकने के लिए उपसंहार में क्या लिखोगे कि आप क्या कदम उठाओगे, जनता को क्या कदम उठाना चाहिए, जो आसपास के आपके लोग हैं, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, इस चीज के बारे में आप लिखोगे इस मतलब इस उपसंहार में, तब जाकर ये आपका उपसंहार कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो यही चीज आपको उपसंहार में लिखनी होती है। आप मान के चलिए ये 2 हेडिंग अगर आप छोड़ देते हो तो 7 नंबर के जगह पर मैं बता रहा हूँ 4 नंबर या फिर 5 नंबर, इतने ही मिलेंगे, इतने से अधिक आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक। चलिए अब चलिए आपको पूरा डिटेल के साथ बताते हैं कि अब आपको निबंध कैसे लिखना है। तो जैसा मैंने बताया कि प्रदूषण की समस्या और समाधान पर मान कर चलिए निबंध आ गया, ये तो एक निबंध बता रहा हूँ, कोई सा भी निबंध आ जाएगा तो आप बहुत आसान तरीके से कर ले जाओगे। तो देखिए जैसा कि हमारा एक निबंध आ जाएगा, मान के चलिए कि इस टॉपिक पर आपको निबंध आ गया कि प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर निबंध लिखिए। तो भाई साहब आप कैसे लिखोगे, तो देखिए अब कैसे आपको लिखना है, यहाँ पर ब्लैक वाला निकाल कर यहाँ से हेडिंग आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखना है। देखिए समझिएगा, सबसे पहली हेडिंग हमने बताया क्या लिखना है, सबसे पहला हेडिंग आपको कुछ नहीं, सबसे पहले स्टार्ट करना है रूपरेखा से। मान के चलिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, रूपरेखा यहाँ पर हम लिख दिए। चलिए
अब भाई साहब रूपरेखा में हम क्या लिखेंगे? जैसा मैंने बताया, जो चीज जो हेडिंग निबंध में आप लिखने वाले हो सही, मतलब वही हेडिंग यहाँ पर लिखोगे। तो मान के चलिए यहाँ पर हम पहला हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहला मैंने जैसे बताया, मान के चलिए कि हमने बताया कि इसको हमको यही लिखना ही है, ठीक, प्रस्तावना ही लिखना है, प्रस्तावना हम लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हेडिंग हम क्या बनाएंगे? दूसरा हेडिंग अपने मन से जो भी आपके मन में आए उस चीज को आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है ना। प्रस्तावना लिख दिए, उसके बाद प्रदूषण के बारे में लिखे हैं तो हम एक हेडिंग बना देंगे, प्रदूषण, प्रदूषण का अर्थ। यानी कि भाई प्रदूषण का मतलब क्या होता है, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, इस पर बना देंगे, ठीक। फिर तीसरा नंबर हेडिंग हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई? तीसरा नंबर हेडिंग आपको बनाना है क्या, जो आपके मन में है। प्रदूषण का अर्थ हो गया भाई साहब, अब प्रदूषण का अर्थ हमने बता दिया। अब प्रदूषण के प्रकार भी होते हैं, आप जानते ही हैं, तो प्रदूषण के प्रकार हेडिंग बना देंगे। अब चलिए यहाँ पर प्रदूषण प्रदूषण के प्रकार हेडिंग हो गया। ये 3 हेडिंग हमने बना दिया। अब चौथा हेडिंग देखिए क्या बनाएंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन ठोक दो। अब चौथा हेडिंग क्या बनाओगे? अब बनाओगे भाई प्रदूषण के प्रकार हो गया। अब प्रदूषण की समस्या, समस्या बना सकते हो ना कि प्रदूषण की समस्या आखिरकार क्यों हो रही है। अब देखिए प्रदूषण की समस्या, कोई भी होता है समस्या तो उसके बारे में लिखा जाता है प्रदूषण की समस्या, या फिर प्रदूषण के दुष्प्रभाव भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा रहेगा कि प्रदूषण के वैसे दोनों सही है, ठीक है ना, दुष्प्रभाव भी लिख सकते हो, समस्या। ठीक, ये प्रदूषण की समस्या हेडिंग बना दिए। उसके बाद 5वां नंबर हेडिंग बनाएंगे क्या? प्रदूषण की समस्या हेडिंग बना दिए तो प्रदूषण का समाधान, कि भाई साहब जो प्रदूषण हमारा बढ़ रहा है आखिर इसका समाधान कैसे हो सकता है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो प्रदूषण के समाधान में यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे प्रदूषण का समाधान। थोड़ा भाई साहब लिखावट में आप समझ सकते हो, पहली बार हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो थोड़ा लिखावट में डिस्टर्ब हो सकता है, तो कोई ना, समझ लीजिएगा। प्रदूषण का समाधान हो गया, ठीक। इस प्रकार से आपने 5 हेडिंग बना दिया। उसके बाद एक हेडिंग और बना सकते हो चाहोगे तो, क्या बनाओगे? प्रदूषण का मतलब समाधान हो गया। अब उपसंहार, जो लास्टवी हेडिंग होती है उपसंहार, वो भी बनाओगे, उपसंहार। इतने हेडिंग बना दोगे बहुत हैं, 7 नंबर 9 नंबर के लिए इतने हेडिंग बहुत है। 7 नंबर के लिए आप चाहो तो 9 नंबर के लिए एक दो और हेडिंग बढ़ा सकते। अब एक दो और हेडिंग क्या बढ़ाओगे? जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी बढ़ा सकते हो, भारत में प्रदूषण के कारण यहाँ पर, ठीक है ना। प्रदूषण के लिए जो दोषी हैं, प्रदूषण के लिए दोषी कौन, मतलब इस प्रकार से जो भी अपने थॉट्स हैं लिख सकते हो, ठीक। तो अपने हिसाब से मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मतलब कि आप क्लास 10th में हो तो 6 से 7 हेडिंग बनाना, क्लास 12th में हो 9 नंबर का आता है तो कम से कम 9 हेडिंग अपने से सोचकर बना देना, ठीक। अब चलिए इतना हो गया भाई साहब। तब प्रस्तावना में आपको हमने समझा दिया कि इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, वो चीज़ आप लिख लोगे कि आप यहाँ पर इसका उदाहरण मतलब कि परिचय कराओगे कि हाँ प्रदूषण ये है, प्रदूषण आजकल भारत प्रदूषण आजकल मशीनों के कारण बढ़ रहा है, प्रदूषण आजकल आधुनिक मशीनों के कारण ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या है कि लोग जो है मशीनों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं और अत्यधिक उपयोग से मशीनों से निकलने वाला कूड़ा कचरा धुआं इत्यादि प्रदूषण कर रहे हैं, इत्यादि हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप स्टार्टिंग कर दोगे निबंध का। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे प्रदूषण का अर्थ, यानी कि प्रदूषण का मतलब क्या होता है। तो देखिए प्रदूषण का मतलब ये होता है कि संतुलित वातावरण में, संतुलित वातावरण आप जानते हो किसे कहते हैं, जो संतुलित है, बिल्कुल नॉर्मल है, उस वातावरण में हानिकारक गैसें या फिर हानिकारक पदार्थ का मिल जाना ही, अत्यधिक मात्रा में मिल जाना, अत्यधिक मात्रा में मिल जाना ही प्रदूषण कहलाता है। भाई साहब कैसे आप बोलोगे? तो जैसे देखिए दिल्ली में क्या होता है, जब भी दिवाली आती है तो दिवाली के समय में जो होता है कि पोल्यूशन फैल जाता है। तो पहले आपका संतुलित था, पहले जो वातावरण था संतुलित था, लेकिन पटाखे क्या होता है, पटाखे लड़के फोड़ने लगते हैं हमारे ही आपके जैसे, तो वो उसके कारण पर्यावरण जो होता है दूषित होने लगता है, तो असंतुलित हो जाता है बाद में। तो यही है प्रदूषण का अर्थ। अब भाई साहब आप बोलोगे कि अब इसका बताइए प्रदूषण के प्रकार।
प्रदूषण के प्रकार आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, मतलब 4-5 में थे तब से ही, कि प्रदूषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है वायु प्रदूषण, दूसरा होता है जल प्रदूषण, तीसरा होता है कौन सा प्रदूषण? मिट्टी प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। ये 3 प्रदूषण के प्रकार होते हैं। तो आप आराम से ही लिख सकते हो। वायु मतलब इसमें 3 हेडिंग बना देना, वायु प्रदूषण, इसको लिखकर प्रदूषण के प्रकार लिखकर उसमें लिख देना कि प्रदूषण, तो उसमें लिख देना कि प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। उसमें बता देना कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, और तीनों का एक-एक हेडिंग बना देना, ठीक? जैसे वायु प्रदूषण का भी हेडिंग, जल प्रदूषण का भी हेडिंग, और यहाँ पर मिट्टी प्रदूषण का। और उसमें क्या लिखना है, आप जानते ही हो कि वायु में हानिकारक घटक मिल जाएँगे तो वायु प्रदूषण। जल में क्या होता है, फैक्ट्रियों द्वारा जो भी कूड़ा-करकट है उसमें बहा दिए जाते हैं, जिसके कारण दूषित पदार्थ मिल जाते हैं, तो जल प्रदूषण। मिट्टी प्रदूषण में भी सेम वही, प्लास्टिक वगैरह जो भी हैं जो सॉल्युबल नहीं है, यानी कि जो मिल नहीं सकते धरती में, वो चीज़ें अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर उसे फेंक देना, कूड़ेदान में न डालने से मतलब कि सॉइल पॉल्यूशन होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है। तो इस चीज़ को आप लिख दोगे, हम जानते हैं, ठीक? चलिए, प्रदूषण की समस्या, भाई साहब समस्या क्यों है? समस्या होती है ना, बहुत सारी समस्या होती है, आपके घर में भी होती है, आपके में भी होती है कि हाँ भाई पढ़ना है, समस्या ही है। तो उसी प्रकार से प्रदूषण की भी एक समस्या होती है। भाई साहब, अब आपकी समस्या जो होती है, समस्या कैसे आती है? समस्या के पीछे का कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण की तो कोई समस्या आएगी ही नहीं। जैसे आपकी समस्या है, तो आपकी समस्या ये है कि पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई एक कारण हो गया। तो सेम उसी प्रकार से प्रदूषण की समस्या क्या हो सकती है? अपने थॉट्स लिखिए, ये नहीं सोचिए कि रटना है, अपने थॉट्स लिखिए कि क्या हम इस पर सोच सकते हैं। तो अपने थॉट्स यही लिखेंगे कि प्रदूषण की जो समस्या है वो किस कारण बढ़ रही है। आज का जो मानव है ये जागरूक नहीं हो पा रहा है, जिस कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। मानव जो है अत्यधिक अपघट्य पदार्थों का न इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि जो पदार्थ मिट्टी में ना मिल जाए उनका, मतलब कि अत्यधिक अपघट्य पदार्थों का मतलब इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण ये प्रदूषण की समस्या और बढ़ रही है। और मानव खुद ही प्रदूषण बढ़ा रहा है, इस चीज़ को आप लिख दोगे, क्योंकि जो है आप जानते हैं कि शादी विवाह में बहुत बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, उसमें भी बहुत सारे पतल वगैरह आप तो जानती हैं यहीं पर कहीं पर फेंक दिए जाते हैं। और नहीं तो और क्या कराया जाता है कि जो गाँव में होते हैं, आप तो जानती हैं इसको क्या बोलते हैं, मतलब आप गाँव से हो तो समझ जाओगे, गोईठा या चिपरी बोलते हैं, ठीक है ना, गाँव में, तो वो भी जलाने से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखना है प्रदूषण का समाधान, कि प्रदूषण है क्या, तो समझ गए, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, सब कुछ समझ गए। अब भाई साहब हर चीज़ आप लिख दियो, तो आपको निबंध में होता है कि पूरा चीज़ उसके बारे में बताना है, वो क्या है उसके बारे में पूरा बताना है, और उसको कैसे खत्म किया जा सकता है इसको भी बताना है। तो अब इसको आप कैसे खत्म करोगे? खत्म कैसे करोगे, तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो इसको खत्म करने का समाधान आपको बताना पड़ेगा। तो समाधान यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना। चीज़ को लिखोगे ना, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना, लाउड स्पीकर को कम बजाना, ठीक? इस प्रकार से लिखोगे। और जो है धुआँ युक्त जो भी पदार्थ है उनको कम से कम जलाना, यानी कि इको फ्रेंडली चीज़ों का अत्यधिक इस्तेमाल करना, ये चीज़ उसके समाधान में आ जाएँगे, ठीक? कंपनियों की जो भी कूड़ा-करकट है या फिर घर के जो भी कूड़ा-करकट है, उसको कूड़ेदान में फेंकना। कंपनियों के भी कूड़ा-करकट नदी में बहा दिए जाते हैं, घर के भी कूड़ा-करकट कहीं पर फेंक दिए जाते हैं, तो प्रदूषण भाई बढ़ता ही है। इस चीज़ को प्रदूषण के समाधान में आप लिख दोगे। अब उपसंहार आ गया, तो इसमें क्या लिखना है समझिएगा। तो उपसंहार में ये लिखना होता है पूरा, जैसा मैंने बताया ना कि इसको आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, जनता क्या, मतलब आप क्या कर सकते हो, आपके मतलब आस-पास के जो भी समाज हैं वो क्या करेगा, भारत सरकार क्या करेगी, क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, इस चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप कौन-कौन से कदम उठा सकते हो, आप तो ये भी जानते हो। लेकिन भारत सरकार ने 1900 शायद से 74 में जल प्रदूषण अधिनियम लागू किया था। इससे जल प्रदूषण का खतरा बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। अभी तो बहुत कम हुआ है पहले की अपेक्षा, मतलब 1974 से पहले की अपेक्षा बहुत ठीक-ठाक हो गया है। अभी भी होता है वैसे, लेकिन अभी और कड़े कदम सरकार को उठाने चाहिए, तब जाकर ये प्रदूषण कम होगा।
प्रदूषण की समस्या और जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ये 2 चीज़ पर कड़ा कदम सरकार को उठाने चाहिए। तो इस प्रकार से आप उपसंहार लिख दोगे, कंक्लूज़न लिख दोगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इम्पोर्टेंट निबंध कौन-कौन से हैं, 3-4 निबंध आपको बता रहा हूँ। क्लास 10th में हो तो 3-4 निबंध तैयार करके चले जाना। आपका एक भी नंबर मतलब कि एक भी मतलब इससे बाहर नहीं आएगा। 3-4 तैयार कर लोगे, एक ना एक ज़रूर रहेगा। प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लेना, ठीक है ना? आतंकवाद के कारण एवं निवारण पर, और यहाँ पर एक और तैयार करना, यहाँ पर दहेज प्रथा पर, बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ पर, इस प्रकार से तैयार करना। आपके इसी में से पूछे जाएँगे। तो आज की इस वीडियो में अच्छे से बता दिया कि आपको निबंध कैसे लिखना है, निबंध लिखने की ट्रिक क्या होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।